इंस्टेंट फूड लिट्टी चोखा, यह भारतीय इंस्टेंट फूड है। नो मैगी, नो पिज़्ज़ा, नो बर्गर। क्योंकि मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर ये जितने भी पश्चिमी पकवान हैं सबके अपने नुकसान हैं, और जंक फूड जैसी जो चीज़ें हैं वो भी हैं जो कि इंस्टेंट होती तो हैं बट आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आज हम आपको जिस भारतीय सुपर इंस्टेंट फूड के बारे में बता रहे हैं उसकी पहचान तो कुछ ऐसी है और उसका स्वाद तो कुछ ऐसा है कि बड़ी बड़ी हस्तियां इसका आनंद उठाती रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से ही क्यों ना हो। किसी भी बिहारी को देखकर सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल आता होगा, पक्का ये लिट्टी चोखा खाते होंगे। और सही बात है, बिहारी लिट्टी चोखा खाते हैं, लेकिन आज सिर्फ बिहारी ही लिट्टी चोखा नहीं खाते बल्कि सारी दुनिया खाती है। हर बड़े शहर में आपको लिट्टी चोखा के जो स्टॉल हैं वो दिखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर इसका इतिहास कहाँ है या कहाँ से आया है ये लिट्टी चोखा? इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ राजाओं या रानियों की नहीं होती, युद्धों की नहीं होती, बल्कि हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी भी शुरुआत कभी ना कभी हुई होगी। और इन्होंने एक लंबी यात्रा तय की है यहाँ तक आने के लिए। लिट्टी चोखा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम आपको ऐसे कई चीज़ों के बारे में बताएंगे और उनके इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार का ही नहीं सारी दुनिया का सुपर इंस्टेंट सेहतमंद भोजन लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा मूलतः बिहार का व्यंजन है, लेकिन इसे झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी बड़े चाव से खाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लिट्टी बनाने में सत्तू और आटे का उपयोग होता है और कई लोग इसे टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं जो इसे चोखा के साथ खाते हैं। ये एक ऐसा व्यंजन है जो कि लिट्टी और सत्तू का पराठा जो है उसे बिहार में मकुनी कहते हैं, और ये आलू को मसल कर या आलू को पकाकर इस तरह से लिट्टी के साथ चोखे का जो संयोजन वो होता है। अब बात करते हैं इतिहास की। तो अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लिट्टी चोखा त्रेता युग के समय से ही बिहार में खाया जाता था। महर्षि विश्वामित्र ने पंचकोशी यात्रा के दौरान राम लक्ष्मण के साथ चरित्रवन जो आज का बक्सर है वहाँ पर लिट्टी चोखा खाया था, और यह परंपरा आज भी बक्सर में पंचकोशी मेले के दौरान निभाई जाती है। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी और आया मगध साम्राज्य। लिट्टी चोखा के प्रचार प्रसार में मगध साम्राज्य और इस समय का बहुत बड़ा योगदान है। लिट्टी चोखा का प्रचार प्रसार कहते हैं कि मगध काल में तेजी से बढ़ा। हालांकि इतिहास ये लिखित तौर पर कहीं भी नहीं बताता, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतिहास लेखन की कोई ठोस परंपरा थी ही नहीं। हम जो लिखते थे शिलालेखों पर लिखते थे, या हमारी खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिलती हैं वहाँ हमें इतिहास मिलता है, हमारे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन लिट्टी चोखा लोक का व्यंजन है, और ऐसा हुआ कि कहते हैं कि तब ग्रीक यात्री मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र आया था और यहाँ की भव्यता देखकर वह दंग रह गया है। ऐसा कहते हैं कि वो दंग रह गया था। मेगास्थनीज ने लिखा था कि इस भव्य शहर में यानी पाटलिपुत्र में 64 दरवाजे, 570 टावर और कई बाग बगीचे हैं। वहाँ महलों और मंदिरों की भरमार है। उसने लिखा कि मैंने पूर्व के एक भव्य शहर को देखा, मैंने पर्शियन महलों को भी देखा, लेकिन ये शहर दुनिया का सबसे विशाल शहर है। मगध साम्राज्य के इसी बेहतरीन दौर में लिट्टी चोखा का प्रचलन प्रामाणिक तौर पर सामने आया।
ऐसा माना जाता है। अब यात्रा आगे बढ़ी। 1757 के बाद भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसके साथ ही लिट्टी चोखा के साथ भी नए प्रयोग होने लगे। अंग्रेज तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मांसाहारी हैं, तो उन्होंने लिट्टी चोखा के साथ मटन खाना शुरू कर दिया। और लिट्टी चोखा को युद्ध का भोजन भी कहा जाता है। कारण है क्योंकि प्राचीन काल में युद्ध के दौरान जब सैनिक लिट्टी चोखा लेकर ही चलते थे। लिट्टी की खासियत है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होती, बनाना भी आसान है और काफ़ी पौष्टिक भी होती है। तो 1857 के विद्रोह में कहा जाता है कि उस समय के जो सैनिक थे वो लिट्टी चोखा खाते थे। यहाँ तक कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसे अपने सैनिकों के लिए व्यंजन के तौर पर चुना था। इसे फूड फॉर सर्वाइवल कहा जाता है। उस दौर में अपनी खासियत की वजह से ये युद्ध भूमि में प्रचलन में आया और इसे बनाने के लिए किसी भी बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक बड़ी वजह थी कि इसका प्रसार तेज़ी से हुआ। पानी भी कम लगता है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सुपाच्य और पौष्टिक भी है। सैनिकों को इससे लड़ने की ताकत मिलती थी। इसके बाद जब अप्रवासिक श्रमिक जो हैं बिहार के और हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर गए रोजगार की खोज में, काम की तलाश में, तो ये अपने साथ इस व्यंजन को लेते गए और इससे इस व्यंजन की जो लोकप्रियता है वो दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पर तेज़ी से बढ़ी। अब बात करते हैं कि आखिर बनाया कैसे जाता है। लिट्टी चोखा बनाने के लिए इसे भोजपुरी में गोईठा कहते हैं, जिसे आप उपले कह सकते हैं। उसकी आग सबसे अच्छी मानी जाती है और एक जिस प्रकार के बर्तन में जिस पे उपलों में लिट्टी को सेका जाता है और चोखा के लिए जो बैगन या टमाटर जो भी पकाया जाता है, उस एक जो बर्तन को उसे बोरसी के नाम से जाना जाता है। मसालेदार सत्तू भरा जाता है, सरसों तेल का इस्तेमाल होता है। लिट्टी चोखा में रिफाइंड इस्तेमाल नहीं होता और बैगन और टमाटर भी आग में सेका जाता है। फिर ऐसा होता है कि बैगन और टमाटर, हरी मिर्च के साथ आलू की जो बहुतायत है, आलू बहुत लोकप्रिय है, हर सब्जी के साथ जाता है, तो चोखा के साथ भी जाता है। आलू बैंगन, आलू टमाटर का चोखा ये काफ़ी लोकप्रिय है, जो कि घरों में बनता है। तो आज विदेशी भी इस व्यंजन को बड़े प्रेम से खाते हैं। देसी घी में डुबाकर इसे खाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कोई रिफाइंड नहीं है, इसे तलने या भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि जो चोखा भी बनता है, जो बैगन आलू टमाटर का जो चोखा खाया जाता है, उसमें भी किसी प्रकार का तलना भुनना ऐसी प्रक्रिया नहीं होती, उसे आग में पकाया जाता है। और टमाटर भी आग में पकाया जाता है। बहुत से लोग परवल का चोखा भी बनाते हैं। अगर आपको सत्तू नहीं पसंद है तो आप बगैर सत्तू डाले भी लिट्टी बना सकते हैं। यह एक आपने जैसे होगा डोंगी के आकार की होती है ऐसी लिट्टी। बहुत से लोग इसे गोल आकार भी देते हैं और इसे भोजपुरी में खखड़ी कहा जाता है। चोखा और सत्तू, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, सरसों तेल ही उपयोग में लाया जाता है। बहुत से लोग बासी लिट्टी भी बड़े चाव से खाते हैं और चाय के साथ इसे नाश्ते की तरह खाते हैं। और तो कई लोग ऐसे भी हैं या ऐसी प्रणाली भी है कि कहीं जाना हो, किसी सफ़र पे जाना हो, तो आजकल लिट्टी को छान लिया जाता है और ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होती। आप इसे फ्राइड लिट्टी भी कह सकते हैं। सफ़र के दौरान लोग जाते हैं, ले जाते हैं, ट्रेन में जब कहीं जाते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और राजस्थान के बाटी चूरमा से जो बाटी है उससे लिट्टी की बहुत साम्यता है। बनाना भी आसान है और पौष्टिक है, जैसा आप सब जानते हैं। तो आज हमने आपको बताई लिट्टी चोखा की कहानी।
ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपने साथ एक इतिहास को संभाले लेकर चलते हैं। ऐसे व्यंजनों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल अगर लिट्टी चोखा खाने का मन हो तो आज आप कहीं भी किसी भी रेस्तरां में भी जा सकते हैं, क्योंकि आजकल हर होटल के मेन्यू में या किसी रेस्तरां के मेन्यू में या किसी स्टॉल पर ही आपको लिट्टी चोखा के लिए लंबी कतार भी देखने को मिल सकती है और बड़े चाव से इसे खाते हुए लोग देख सकते हैं। और अगर आप इसे खाना ही चाहते हैं तो YouTube पर इसकी जो व्यंजन विधि है वो भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, हम तो चलें दूसरी चीज़ों की तलाश में, क्योंकि हम तो लिट्टी चोखा अक्सर खाते हैं, क्योंकि मैं हूँ ही बिहारी। तो आप भी खाइए, आनंद लीजिए और एक बार खाने से पहले सोचिए कि लिट्टी आप वही खा रहे हैं जो कभी राम जी भी खाते थे। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।